हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये मेरा पहला प्री मैराथन है लॉ में। अकाउंट्स में तो हमने बहुत सारे किए एंड मैंने अकाउंट्स का पेपर देखा, थोड़ा लेंदी था बट इजी क्वेश्चन थे। मॉड्यूल से क्वेश्चन उठ के आया एज इट इज़। मैंने हर वीडियो में जितने भी वन शॉट होंगे उसमें सब में बोला था कि भाई मॉड्यूल के क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करके जाना। जिसने किया होगा भाई, एक क्वेश्चन अच्छा बड़ा क्वेश्चन था वो एज इट इज़ आया है। एंड थ्योरी जो मैंने करवाया है प्री एग्ज़ाम मैराथन में, उससे 3-4 थ्योरी के क्वेश्चन भी आए हैं। तो अगर तुमने किया होगा तो भाई तुम्हारा इजीली 50 60 प्लस तो आ जाना चाहिए। एंड रही बात एक क्वेश्चन नंबर 6 में, बहुत लोगों को डाउट है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। तो भाई मैंने वो क्वेश्चन देखा, तो अभी उस चीज़ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम सब खत्म हो जाएगा, आराम से उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। बट अभी हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। एंड आज हम लोग को करना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। कोई भी एक्ट समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया क्यों। कोई भी एक्ट हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कि भाई ये एक्ट का नीड क्या था। तो देखो, इसका नीड सिंपल सा मैं समझाता हूँ। जैसे जैसे कॉमर्स बढ़ रहा था, ठीक है, जैसे जैसे कॉमर्स बढ़ रहा था, बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे थे जो कि क्रेडिट पे भी हो रहे थे। तो सरकार को ऐसा लगा कि भाई क्रेडिट पे कोई लोग बोल दे, मैं किसी को बोल दूं, सपोज करो मैंने तुम्हें बोला कि मैं तेरे को 5000 रुपीज़ दूंगा, ठीक है, तुमने बोला ठीक है दे देना। उसके बाद जब तुम पैसा मांगने आए, मैं बोला कि भाई मैं नहीं दे रहा। मैंने कब बोला ऐसा? मैंने तो कभी बोला ही नहीं। तो क्या तुम प्रूव कर पाओगे कोर्ट में कि भाई मैंने तुमको बोला कि मैं तुम्हें दूंगा 5000 रुपीज़, मैंने तुमसे उधारी ली है? तुम प्रूव ही नहीं कर सकते। तो इसलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाया गया, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्रेडिट को बोले, क्रेडिट को वैलिड कर देगा। एंड अगर कोई सामने वाला मुकर जाता है पैसा देने से, तो भाई सामने वाला कोर्ट जाएगा, वहाँ से वो पैसा रिकवर करवाएगा तुमसे। तुम्हारा कॉलर पकड़ के तुमको कोर्ट ले जाएगा और पैसा रिकवर करवाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफेरेबल, यानी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होने वाला। यानी आज मेरे पास है, मैं उसको कल तुम्हें दे सकता हूँ, तुम फिर परसों किसी और को दे सकते हो, यानी वो ट्रांसफेरेबल है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है पेमेंट करने का तरीका, यानी ये एक अलग तरीका हो गया पेमेंट करने का। जैसे मैंने किसी को लिख कर दे दिया, आई प्रोमिस टू पे अ सम ऑफ रुपीज़ XYZ, तो ये एक तरीका ही हो गया भाई। वो इंस्ट्रूमेंट मैंने उसको दे दिया, वो आएगा मेरे से पैसा लेगा, वो एक तरीका हो गया पेमेंट का। अब इस एक्ट में लेकिन हमें 3 चीज़ पढ़ना है: बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट। मैं इन शॉर्ट में तीनों बताता हूँ पहले है क्या। एंड ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लो। पहले भी मैंने ये नोट्स भेजा हुआ है, फिर से भेज दूंगा एक बार और, ठीक है। तुम लोग से तो मिलेगा नहीं, तुम लोग को फाइल में जाके मैं ही भेज दूंगा भाई, रहने दो। तो देखो, एक्ट में 3 तरीके के हम लोग चीज़ पढ़ेंगे: बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस वाइज प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या है? जब मैंने नेहा शर्मा को एक पेपर पर लिख कर दिया, आई प्रॉमिस टू पे ₹1, हाँ चलना 1 ही रुपया दे रहा हूँ, ₹1 टू नेहा शर्मा ऑन डैश डेट, यानी एक डेट भी बता दिया एंड उसमें मैं साइन कर दिया, इसी को प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। जब तुम प्रॉमिस करके दोगे दूसरे को कि भाई ये तू अपने पास रख, मैं तेरे को इस दिन 1 रुपया दूंगा या 1 लाख रुपया दूंगा, एंड अगर मैं नहीं दे पाया तो कोर्ट जाना, मेरे को कोर्ट में घसीटना एंड वहाँ से मेरे से पैसा रिकवर करना, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है। अब एक चीज़ तुम नोटिस करोगे, मनी करेंसी जो है उसमें भी ये लिखा रहता है, आई पे सम ऑफ रुपीज़। तो क्या करेंसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? देखो, सारे फीचर्स प्रॉमिसरी नोट वाले करेंसी में हैं, तो उस हिसाब से करेंसी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए था। बट यहाँ पर RBI आता है और वो बोलता है कि भाई देख, प्रॉमिसरी नोट में जो बेयरर है, तो क्या होता है बेयरर, आगे समझेंगे। अभी ऐसा समझ लो, सीधा RBI आया और बोला कि देख तू प्रॉमिसरी नोट, तू मतलब करेंसी जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। इन सिंपल, आगे समझोगे कि क्यों नहीं हो सकता, वो आगे समझोगे। अभी समझ लो, RBI बोला कि देखो करेंसी नोट पे नेगो के कोई भी एक्ट, कोई भी प्रोविज़न कुछ नहीं अप्लीकेबल होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ये मैंने अकाउंटिंग के बिल ऑफ एक्सचेंज के वन शॉट में भी समझाया था कि देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज सिंपल सा है। जब एक सेलर दूसरे को बोलता है कि भाई तू क्रेडिट पे सामान, अरे सपोज करो मैं एक सेलर हूँ, ठीक है, और मैं एक बायर हूँ और मैं रसिया से कोई सामान मंगवा रहा हूँ, प्रोडक्ट मंगवा रहा हूँ, नॉन लिविंग थिंग्स
प्रोडक्ट नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, मैं वो मंगवा रहा हूँ और उसका प्राइस सपोज करो 6000 है, नॉन लिविंग थिंग्स 6000 रुपये का वॉच मंगवा रहा हूँ, रशियन वॉच, ठीक है। तो भाई और मैं रशिया की कंपनी को बोल रहा हूँ कि भाई देख मैं पैसा नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो रशिया कंपनी भाई बोलेगा गजब आदमी हो भाई, तो हम तुम्हें ट्रांसफ़र क्यों करें, पैसा हम तुम्हें दें क्यों। तो उस सिचुएशन में सिंपल सा बात है, मैं बोलूँगा कि भाई देख अभी पैसे नहीं है बट 1 महीने बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तो 1 महीने बाद मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। तो वो बोलेगा भाई 1 महीना मैं वेट क्यों करूँ और 1 महीने बाद तू नहीं दिया तब। तो मैंने बोला भाई कुछ तो कर भाई, मैं ऐसे नहीं कर, कुछ तो कर। तो वो उसने बोला ठीक है, उसने एक बिल बनाया और वो बिल मेरे को भेज दिया, ठीक है, वो बिल भेज दिया, बोला कि भाई इस पर तू साइन कर दे। और उस बिल में क्या लिखा था कि 2 महीने बाद मैं उसे 10,000 रुपया 6,000 रुपया दूंगा। मैंने जैसे ही साइन हो गया ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया साइन, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया साइन। अब जो है 2 महीने बाद मेरे को पेमेंट देना होगा, एज सिंपल एज दैट, यही है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब आते हैं चेक। चेक तो भाई नॉर्मल लाइफ में डेली यूज़ तुम लोग भी करते होगे, मतलब तुम लोग नहीं करते होगे बट तुम्हारे पेरेंट्स या देखा होगा तुमने यूज़ करने का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है, 2 तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है। एक पहले देख लो, पहले इंस्ट्रूमेंट कितने तरह का होता है। सबसे पहला एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है बेयरर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट मैं दे रहा हूँ, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने किसी को दिया और उसमें किसको पेई कौन है, यानी किसको पैसा मिलना है उस इंस्ट्रूमेंट से, उसको मैंने डिफाइन कर दिया, मतलब उसको मैंने अच्छे से बता दिया इंस्ट्रूमेंट में। जैसे मैंने लिखा प्रोमिसरी नोट, आई प्रोमिस टू पे अ सम ऑफ ₹10,000 टू नेहा शर्मा। यहाँ नेहा शर्मा को पैसा मिलने वाला है तो वो पेई है और मैंने पेई सर्टेन कर दिया, यानी बता दिया कि भाई यही पेई है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। एंड बेयरर इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, मैंने लिख कर दे दिया कि आई प्रॉमिस टू पे अ मनी ऑफ ₹10,000। अब मैंने ये नहीं बोला कि मैं नेहा को पे करूंगा, मैंने बस नाम नहीं दिया, सर्टेनिटी नहीं है वहाँ नाम का, मैंने बस बोल दिया मैं 10,000 दूंगा। तो 10,000 किसको दूंगा भाई, वो जो इंस्ट्रूमेंट जिसके हाथ में होगा और मेरे से पैसा मांगने आएगा ड्यू डेट पे कि देख भाई ये इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है, चल मेरे को पैसा दे दे, तो मेरे को उसे पैसा देना होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में डिस्काउंटिंग वाले कॉन्सेप्ट में मैंने ये बताया था, बिल ऑफ एक्सचेंज बनता किस पे, तुम पे बनता है, बट तुम डिस्काउंट करवा के बैंक को दे देते हो तो बैंक पैसा लेने आता है ना, बस वही वाला केस है। बेयरर में क्या होता है, नाम नहीं है पेई का, यानी जो उसको होल्ड कर रहा है वो पैसा ले लेगा। बेयर ऑर्डर में क्या है, नाम है आदमी का, एक सर्टेन पर्सन का नाम है कि इसको मैं इतना रुपया दूंगा, ठीक है। अब ऑर्डर जो है वो ट्रांसफ़र होगा कैसे, इसमें डिलीवरी प्लस इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट मतलब ज़्यादा समझ उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, साइन कर देना, यानी एक चेक है उस पर मैंने साइन कर दिया, वो इंडोर्स हो गया। एंड फिर इसमें डिलीवरी भी करना होगा, यानी जिसको देना है उसको जाकर देना होगा, ठीक है। बट यहाँ बेयरर में सिर्फ डिलीवरी होगा, इंडोर्समेंट नहीं होगा। क्यों इंडोर्समेंट नहीं होगा, क्योंकि भाई उसमें मैं किसी को सर्टन थोड़ी करके दे रहा हूँ, सिंपल लॉजिक है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बहुत सिंपल है, मैंने अभी जितनी बातें बोली वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसे, देखो, इन राइटिंग, क्या मैंने बोला कि वो राइटिंग में होना चाहिए, राइटिंग में साइन होना चाहिए, यानी मैंने उसे साइन किया होना चाहिए। फिर ट्रांसफरेबल होने चाहिए, ये तो मेन फीचर ही है नेगो का। उसके बाद होल्डर टाइटल इज़ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। ये क्या हुआ, मान लो मेरे को कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट या कुछ भी चेक मिला, तो मैं जब वो उसे प्रेजेंट करने जाऊंगा तो ऐसा माना जाएगा कि वो चेक मेरे को सही तरीके से मिला, यानी मैंने किसी के गन, किसी के कनपट्टी पे रख के जो, यानी कोई डिफेक्ट नहीं किया मैंने, वो चेक मेरे को लीगल तरीके से मिला है, ठीक है। और ये ट्रांसफ़र हो सकता है, कितनी बार तुमको ट्रांसफ़र करना है, बस मैच्योरिटी डेट से पहले तक। मैच्योरिटी डेट होने के बाद ट्रांसफ़र करने का तो कोई यूज़ ही नहीं है। ये अनकंडीशनल होना चाहिए और इसमें सिर्फ मनी पे होना चाहिए, यानी सिर्फ पैसा। यानी मैं अगर बोलूँ कि भाई मैं अपना ये पेन दूंगा तुम्हें, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिर्फ पैसे की बात होगी नेगो में, याद रखना ये बात। और यहाँ जो है सम पेबल जो होगा या टाइम जो पेमेंट का होगा और पेई जो होगा वो सर्टेन होना चाहिए। अब यहाँ पर तुम्हें कन्फ्यूज़न आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो भाई तुम लोग अच्छे से सुन नहीं रहे हो। यहाँ मैंने बोला पेई सर्टेन होना चाहिए और बेयरर इंस्ट्रूमेंट में मैंने बोला कि पेई का तो नाम ही नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ना। अब मैं बताता हूँ असली बात। देखो, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेयरर हो सकता है, यानी उस पर पेई का नाम नहीं हो सकता है,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट वो पैसा ले सकता है। बट प्रॉमिसरी नोट के केस में, किसके केस में? प्रॉमिसरी नोट के केस में, इस दोनों के केस में ये ऑर्डर भी होगा, ये बेयरर भी होगा, ये ऑर्डर भी होगा, ये बेयरर भी होगा। प्रॉमिसरी नोट के केस में ये ऑर्डर तो होगा बट बेयरर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बेयरर मतलब क्या? इसमें मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, तो मैं कैसे प्रॉमिसरी नोट बनाऊंगा? मैं प्रॉमिसरी नोट ऐसा बनाऊंगा, आई प्रॉमिस टू पे सर्टेन अमाउंट टू सर्टेन अमाउंट, बस नाम नहीं दूंगा। तो ये भाई नोट्स में भी यही लिखा रहता है, करेंसी में देखना तुम, आई प्रॉमिस टू पे ए बेयरर ऑफ। तो नोट्स और प्रॉमिसरी नोट दोनों तो भाई द बेयरर प्रॉमिसरी नोट ही तो नोट हुआ। करेंसी जो हुआ वो तो एक तरीके से बेयरर प्रॉमिसरी नोट हुआ ना। तो भाई इसलिए आरबीआई बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है। तो आरबीआई ने यहाँ पर साफ मना कर दिया कि जो प्रॉमिसरी नोट होगा वो बेयरर नहीं हो सकता, क्योंकि वो बेयरर हो गया तो यानी वो करेंसी हो गया, एंड करेंसी इशू करने का पावर मेरे पास है, एंड मैंने एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूड करके रखा है नेगो के सारे प्रोविज़न अप्लाई करने से। तो इसलिए प्रॉमिसरी नोट में हमेशा पे ही सर्टन होगा, यानी मेरे को हमेशा आई प्रॉमिस टू पे नेहा शर्मा लिखना होगा नाम, तब ही वो वैलिड होगा। इसलिए यहाँ बोल रहा है सर्टन। अब समझ में आया कि करेंसी क्यों नहीं इंक्लूड होता है नेगो में, ठीक है। और वो सम कितना रुपया दूंगा मैं, कितना टाइम में दूंगा, वो सब मेरे को बताना होगा, ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंट जो है डिलीवरी उसका होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर मैंने लिख कर मैं अपने पास रख लूँगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा। मैं लिखूँगा उसके, मैं उसे जाके दूंगा तब ना भाई कंप्लीट होगा, नेगोशिएबल ट्रांसफ़र होगा। अपने पास रख लोगे तो भाई पता ही क्या चलेगा। अब आते हैं सबसे पहला सेक्शन 4 प्रॉमिसरी नोट। ये क्या बोलता है? देखो जो अभी मैंने पढ़ाया वही कुछ है डिफिनेशन में। प्रॉमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है भाई, डिफिनेशन स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बोला कि वो एक इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा, वो राइटिंग में होगा, अनकंडीशनल होगा, साइन बाय मेकर यानी ये बनाता कौन है? ये मैं बनाऊंगा। मान लो मैंने नेहा शर्मा से 1 लाख रुपए उधारी लिया। नेहा बोली कि भाई मेरे को पैसा, भाई नहीं बोलेगी वो, मेरे को समझ लो तुम, पैसा दे दे आयुष। तो मैंने क्या बोला उसे कि देख अभी नहीं बट मैं 2 महीने बाद दे दूंगा। मैंने एक पेपर उठाया, स्टैम्प पेपर, एंड उस पर लिखा आई प्रॉमिस टू पे नेहा शर्मा ₹1 लाख आफ्टर 2 मंथ, और उस पर साइन कर दिया। यही हो गया प्रॉमिसरी नोट। तो ये प्रॉमिसरी नोट बनाता कौन है? मेकर यानी मैं, जिसके ऊपर लायबिलिटी है। डेटर, मेरे सामने वाले क्रेडिटर को जो पैसा मैं दूंगा तो मैं डेटर हो गया उसके लिए, तो मैं बनाऊंगा मैं, और मनी के लिए ही दूंगा और सर्टन पर्सन को देंगे। क्यों सर्टन पर्सन को दूंगा ये भी मैंने अच्छे से तुम्हें बता दिया। अब देखो डेटर कौन हुआ? मेकर यानी बनाने वाला, और पेई कौन हो गया? जिसको पैसा मिलने वाला है। इस पे 2 ही लोग होते हैं प्रॉमिसरी नोट में। अब इसके फीचर्स क्या हैं? एक सिंपल लॉजिक में बताऊंगा। अगर प्रॉमिसरी नोट का फीचर आए, बिल ऑफ एक्सचेंज का फीचर आए, चेक का फीचर आए, तो एक सिंपल बात समझना, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का फीचर है वही उनमें से कॉमन फीचर्स तो इनके होंगे। कुछ ही 1-2 फीचर इधर उधर होगा, बाकी सारे फीचर्स तो इसके कॉमन ही होंगे ना। अब कि देखो तुम्हारे पापा में जो फीचर्स होंगे वही फीचर्स तो उसके तुम्हारे अंदर थोड़े अलग फीचर्स आएंगे, बट थोड़े फीचर्स तो पापा के इंक्लूड होंगे ना भाई, बेटे हो तुम उनके। तो वही वाला बात यहाँ पर है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स आधे तो उठ के आ जाते हैं, इक्का दुक्का अलग होते। तो एग्जामिनेशन में जब आए ना फीचर्स, तो भाई देखो खाली डिफाइन करके मत आ जाना भाई, थोड़ा 1-2 लाइन लिख देना। इतना भी मतलब आईसीआई को टेक इट एज अ ग्रांटेड मत ले लेना। तो देखो राइटिंग में होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, पे करने के लिए मनी ही होना चाहिए सिर्फ, और उसके अनकंडीशनल होना चाहिए, और एक चीज़ डिफिनिट होना चाहिए, यानी कि कब पेमेंट होना है वो जो पीरियड होगा वो डिफिनिट होना चाहिए, यानी मैं उसे बता दूं अच्छे से। यानी कि मैं ये ऐसा नहीं बोल सकता हूँ आई विल पे यू मनी, आई प्रॉमिस टू पे मनी ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी जिस दिन दुनिया खत्म होगा उस दिन मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ऐसा मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि ये सर्टन ही नहीं है भाई, ये सर्टन ही नहीं है। कब दुनिया खत्म होगा मेरे को पता है क्या? हम ही नहीं रहेंगे तो भाई दुनिया के दिखने जा रहा है कौन खत्म हो रहा है। तो इन सिंपल ऐसा प्रॉमिस करना है जो सर्टन कभी ना कभी आए। अब इसमें अगर मैं डेथ या एज का प्रॉमिस करूँ तो ये होगा, ये वैलिड होगा। क्यों? अगर
भाई डेथ तो होना ही है, वो सर्टन है। मैं अगर बोलूँ कि मैं नेहा को नहीं मार सकता यार, चल मिस्टर एक्स, मैं बोलूँ मिस्टर एक्स को कि तुम जब मरोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम्हारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दूंगा, तो ये वैलिड है, एक ना एक दिन वो मरेगा। बट ऐसे नहीं बोल सकता कि दुनिया खत्म होगा तब भी मैं पैसे दूंगा, ऐसा नहीं। एज पे भी मैं कर सकता हूँ, कभी ना कभी तो वो एज होगा भाई, ऐसा समझ रहे हो ना अच्छे से। साइन होना चाहिए और पेयर पे ही डिफरेंट होना चाहिए, यानी बेयरर नहीं हो सकता, यानी मैं खुद के लिए प्रॉमिसरी नोट नहीं बना सकता, आई प्रॉमिस टू पे आयुष, ऐसा नहीं कर सकता भाई। थोड़ा बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है भाई, अच्छा लगेगा। लास्ट में थोड़ा बोरिंग लगेगा, मैं मानता हूँ, लास्ट में थोड़ा मेरे को भी लगता था जब भाई फाउंडेशन में था। बिल ऑफ एक्सचेंज भी सीधा बात है, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होता है, अनकंडीशनल होता है, साइन बाय द मेकर, और ये एक पर्सन को डायरेक्ट करता है कि सर्टेन अमाउंट पे करेगा बेयरर पे या ऑर्डर पे। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर और बेयरर दोनों हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट सिर्फ ऑर्डर होगा। अब देखो प्रॉमिसरी नोट्स यूज़ होता है पर्सनल डेप्थ के लिए, यानी कि कोई कर्जा लिए हैं तो भाई मैं पर्सनली किसी से कर्जा लिया या मेरे से कोई कर्जा लिया, तो हम दोनों के बीच में प्रॉमिसरी नोट का डील होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज मेनली हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन में, यानी सेलर और बायर यूज़ करता है, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट में डिस्काउंटिंग नहीं होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में डिस्काउंटिंग होता है। अगर तुम्हें पता नहीं है डिस्काउंटिंग क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज ले जाओ तुम कोर्ट बोलता हूँ, ले जाओ बैंक, वहाँ से तुम उससे पैसा ले सकते हो, बैंक तुम्हें पैसा दे देगा, बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रख लेगा, और जब ड्यू डेट आएगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज ले जाकर बैंक अपने पैसा ले लेगा, बस डिस्काउंट के चार्जेस काट लेगा, इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग, ठीक है। अब यहाँ फिर से मैंने लिख दिया नोट, प्रॉमिसरी नोट कभी भी बेयरर नहीं हो सकता, बिल ऑफ एक्सचेंज बेयरर हो सकता है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी होता है, एक ड्रॉअर जो मेकर है, ये मेनली सेलर होता है, सेलर जो कि बिल बना रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज और फिर बायर को दे रहा है, जो कि ड्रॉई हो गया एक्सेप्टर, जैसे ही बायर ने साइन कर दिया उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर पेई मतलब रिसीवर, हो सकता है कि सेलर वो बिल उठाकर अपने क्रेडिटर को दे दे कि भाई ले तू पैसा ले ले, तो पैसा लेने कौन जा रहा है, सेलर का क्रेडिटर, तो क्रेडिटर क्या हो गया, उसका पेई हो गया। अब यहाँ मैंने फिर एक नोट लिखा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सारे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ सेम है, बिल ऑफ एक्सचेंज सब कुछ, ठीक है, सब कुछ। अब सेक्शन 6 आता है, ये आता है चेक। चेक जो है किसी एक स्पेसिफाइड बैंक पे ड्रॉन होते हैं, जो कि पेबल होते हैं सिर्फ डिमांड पर। अब डिमांड पे कैसे, अरे भाई मैंने चेक दे दिया, जिसको दिया वो चाहे तो आज जाकर चेक से पैसा ले ले, कल जाके चेक से पैसा ले, परसों जाके चेक से पैसा ले, भाई उसके डिमांड पे वो जब चाहे पैसा ले, इसलिए वो डिमांड पे पेबल है। और ये ड्रॉ होता है किसी बैंक पे। मेरा अकाउंट एसबीआई में, मैंने चेक ड्रॉ किया एसबीआई को कि भाई मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए दे देना, तो एसबीआई के जब एसबीआई में ये प्रेजेंट होगा तो एसबीआई वाला मेरे बैंक से 1 लाख रुपए निकाल के अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल के दे देगा उसे। तो मैंने किस पे ड्रॉ किया, स्पेसिफाइड बैंकर पे। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक चेक भी इंक्लूड होता है और ट्रंकेटेड चेक भी। इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्या होता है भाई, अब ई इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, अब इलेक्ट्रॉनिक भी चेक होने लगे हैं, तो वो भी हुआ। और एक ट्रंकेटेड चेक एकदम शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, ये हेल्प करता है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी में। ये क्या होता है, देखो एक बैंक में जब तुम जाओगे दूसरे बैंक का चेक लेके, तो वो बैंक बात करेगा आरबीआई से, फिर आरबीआई जिस बैंक का चेक है उससे बात करेगा और चेक को अप्रूव करवाएगा, इसी को क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी बोलते हैं बैंक का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक। उस पीरियड के बीच में जो चेक होता है उसको ट्रंकेटेड चेक बोलते हैं। अब चेक में कौन कौन पार्टी है, सिंपल है भाई, ड्रॉअर जो ड्रॉ कर रहा है, मैंने चेक साइन किया, अमाउंट लिखा, मैं ड्रॉअर हो गया। ड्रॉई कौन हुआ, बैंक हुआ, जिसके पास चेक गया, जिसको पैसा देना है, वो ड्रॉई हो गया। अब यहाँ पे एक ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, ये क्या हुआ, मान लो मैंने बैंक में ड्रॉ कर दिया और उसके इन केस ऑफ नीड में मैंने एक और पर्सन का नाम लिख दिया कि अगर बैंक से पैसा ना मिले और तुमको नीड है तो तुम उस आदमी से पैसे ले लोगे, उसी को बोलते हैं ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, ठीक है। अब पेई कौन होता है भाई, जिसको पेमेंट मिलता है। मैंने नेहा को चेक दिया, मैं हो गया ड्रॉअर, बैंक हो गया ड्रॉई, मेरा एसबीआई बैंक ड्रॉई, नेहा कौन, पेई, सिंपल बात है। अब टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बेयरर और ऑर्डर मैंने ऑलरेडी बता दिया है, समझा दिया तुम्हें, ठीक है। अब टाइप्स, दूसरा टाइप है कि इनलैंड वर्सेस फॉरेन। देखो यहाँ अच्छे से समझना, इनलैंड में कोई अगर एक इंस्ट्रूमेंट इंडिया में ड्रॉन हुआ है, पहला क्राइटेरिया तो ये है, ये कंपलसरी है, मैं लिख देता हूँ भाई, लिख देता हूँ, ये कंपलसरी है, यानी इंडिया में ड्रॉन होना कंपलसरी है अगर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होना है तो।
ये कंपलसरी है इंडिया में ड्रॉन होना, ठीक है। एंड दूसरा केस, इंडिया में ड्रॉ होके पेबल भी इंडिया में ही है, यानी इंडिया में मैंने ड्रॉ किया और इंडिया में ही पेबल है, तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो इनलैंड ही होगा, इसमें तो लॉजिकल है भाई। लेकिन मान लो इंडिया में ड्रॉन तो हुआ बट पेबल किसी ऐसे पर्सन पे है जो इंडिया के बाहर है बट इंडिया का रेसिडेंट है, तो उसको भी इनलैंड ही माना जाएगा। यानी कि मैंने कोई सपोज करो मिस्टर एक्स इंडिया का रेसिडेंट है बट अभी वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, मैंने उसे दिया कोई इंस्ट्रूमेंट, तो वो इंडिया का ही माना जाएगा, इनलैंड ही माना, इंडिया का नहीं माना जाएगा, मतलब इनलैंड माना जाएगा, क्योंकि वो इंडिया में ड्रॉन हुआ और पेबल भले ही इंडिया में नहीं है बट किस पे पेबल है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला वाला केस कंपलसरी है, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। फिर फॉरेन, जो इंडिया इनलैंड नहीं है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, सिंपल सा बात है, या तो आउटसाइड इंडिया के बाहर ड्रॉन हो गया तो मैटर ही खत्म हो गया भाई, फॉरेन है। अब मान लो इंडिया के अंदर ड्रॉन हुआ और ड्रॉन जिस पे हुआ वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है एंड पेबल भी नहीं है इंडिया में, पेबल भी आउटसाइड है, तो उस सिचुएशन पे वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आता है इनकॉग्निट एंड एम्बिशियस। ये क्या होता है, देखो इनकॉग्निट इंस्ट्रूमेंट वैसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इनकम्प्लीट है, एकदम एक सिंपल वे में हम एग्जांपल बताएं, मैं नेहा शर्मा, मेरे से नेहा शर्मा बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। फिर मैं गया उसके पापा के पास रिश्ता लेके, उसके पापा ने मेरे मुंह पे ऐसा ब्लैंक चेक मारा, साइन करके मुंह पे ऐसा मारा फेंक के, लो जितने पैसे और छोड़ दो मेरी बेटी को, भाई मूवी में देखते हो ना, बस वही हुआ है। तो वहाँ पे अब वो चेक जो है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि उसमें अमाउंट नहीं लिखा हुआ है। अब मैं चाहूँ तो उसमें अमाउंट कुछ भी लिखकर बैंक से पैसा निकाल सकता हूँ, इसी को तो इनकॉग्निट चेक बोलते हैं, इनकॉग्निट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी इसमें कुछ इनकम्प्लीट होता है। अब इस पर जो है प्रिंसिपल ऑफ इस्टॉपल अप्लाई करता है, यानी कि एक बार मेरे को कोई चेक मिल गया, किसी से मिला, वैलिड तरीके से मिला चेक, एंड मैंने उस पर कुछ भी अमाउंट लेके बैंक में जाकर पैसा निकाल लिया, तो बाद में वो पर्सन डिनाई नहीं कर सकता, भाई मैं नहीं देने वाला, ये नहीं कर सकता, तुमने मेरे को ब्लैंक चेक दिया ही क्यों, तुमने मेरे मुंह पे ब्लैंक चेक मारा भाई, मुंह पे ब्लैंक चेक, मैं तो भाई 500 करोड़ निकाल के रहूँगा। फिर एम्बिगियस, ये क्या होता है, इसमें ये सिंपल बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, जिसमें सब कुछ डिटेल इन डिटेल सब कुछ लिखा हुआ है, बस वही है, इसमें और ज़्यादा समझने का ज़रूरत नहीं है। अब ये जो मैंने लिखा है, क्या यही एग्जामिनेशन में लिखोगे, भाई यही लिखना है, मॉड्यूल से ही मैंने बनाया, मैंने कोई एक्स्ट्रा आसमान से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के नोट्स नहीं लाए, ये मैंने नोट्स तब प्रिपेयर किए थे जब मैं फाउंडेशन में था, ठीक है। अब आता है नेगोशिएशन यानी ट्रांसफ़र। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कैसे होता है, बेयरर अगर है डिलीवरी से हो जाएगा अगर बेयरर है, और अगर ऑर्डर पे पेबल है तो इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी दोनों चाहिए, ठीक है। फिर एक सेक्शन 46 आता है, वो सिंपल बात बोलता है कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो ट्रांसफ़र होना इंपॉर्टेंट है, एंड वो ट्रांसफ़र तभी होगा जब वो होल्डर के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी कैसे होगा, देखो डिलीवरी या तो जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा है वो कर दे या उसके द्वारा कोई ऑथराइज पर्सन कर दे तो डिलीवरी मान लिया जाएगा, डिलीवरी हो गया। अब आते हैं सबसे खतरनाक सेक्शन 138, जिसमें सभी लोगों का दिमाग खराब है बट बहुत ही मस्त सेक्शन है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो मान लो कोई एक चेक मेरे को मिला, मैंने मेरे को मिस्टर एक्स ने एक चेक दिया, 1 लाख रुपए मैंने उसको उधारी दिया था, या सामान बेचा था, मैं सेलर हूँ, तो उसने मेरे को 1 लाख रुपए चेक दिया। मैं चेक लेकर बैंक गया, बैंक ने मेरे को चेक में पैसा देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि भाई मिस्टर एक्स के अकाउंट में 10 रुपया था, यानी उसके अकाउंट में इनसफिशियंट था, फंड ही नहीं था भाई, पैसे 10 रुपये हैं और मेरे को चेक 1 लाख का दे रहा है, तो भाई ऐसे तो पैसे निकलेंगे नहीं, तो बैंक मेरे को बोलेगा कि भाई आपका ये चेक डिसऑनर हो गया है, अब आप इस पे पैसा नहीं निकाल सकते क्योंकि अमाउंट ही नहीं है इस चेक के अकाउंट में। तो उस सिचुएशन में ये क्या माना जाएगा कि ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है, मिस्टर एक्स ने बहुत बड़ा ऑफेंस किया है, एंड इतना बड़ा ऑफेंस है कि भाई इस पे 2 साल तक का जेल हो सकता है, फाइन लग सकता है, ट्वाइस ऑफ द अमाउंट, यानी 1 लाख की जगह मेरे को उसे 2 लाख देना होगा, या दोनों हो सकता है, या तो तुम्हें जेल डलवा दूंगा या तुम मेरे को पैसे दे दो, या दोनों में करवाऊंगा, पैसे भी लूंगा और तुमको जेल भी डलवाऊंगा। इतना बड़ा ऑफेंस है ये। सेक्शन 138 बोलता है कि मान लो अगर एक चेक डिसऑनर हुआ,
डिसऑनर के दो कारण, पहला या तो उसमें बैलेंस ही नहीं था, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे जितने अमाउंट का मेरे को चेक मिला, वो कारण। और दूसरा कारण क्या है कि मान लो मेरे को चेक दे दिया और फिर मिस्टर एक्स फ़ोन कर रहा है एसबीआई को कि भाई आयुष अगर चेक से पैसा निकालने आएगा तो उसको पैसा नहीं देना। अगर ये कर रहे हो तुम, और दूसरा चीज़ अगर तुम्हारे अकाउंट में इनसफिशिएंसी है और फंड है, तो उस सिचुएशन में ये माना जाएगा कि तुमने ऑफेंस किया है एंड सेक्शन 138 तुम पे लग जाएगा। एकदम खतरनाक वाला बात। अब सेक्शन 138 अप्लाई कब नहीं होगा, अच्छे से समझना कब नहीं होगा। देखो कुछ क्राइटेरिया यानी इसको प्री रिक्वेजिट समझ लो, यानी सेक्शन 138 में किसी को जेल भेजने से पहले, ट्वाइस अमाउंट लेने से पहले क्या क्या तुम्हें करना होगा। सबसे पहला 3 महीना में तुमको चेक प्रेजेंट करना होगा बैंक में, 3 महीने में, या फिर जब तक वो वैलिड है, जो भी पहले आ जाए, या तो 3 महीना पहले या फिर चेक की वैलिडिटी पहले, उस दिन तक तुम्हें चेक को प्रेजेंट करना होगा बैंक में। दूसरा, जैसे ही चेक डिसऑनर हुआ, ठीक है, तो ये बात बैंक बताएगा मेरे को, चेक डिसऑनर हो गया, बैंक ने फ़ोन किया कि भाई मिस्टर एक्स वाला जो चेक तू लेके आया था वो डिसऑनर हो गया। मैं 30 डेज के अंदर राइटिंग में लिख कर मिस्टर एक्स को बोलूँगा कि भाई देख तेरा चेक डिसऑनर हो गया, मेरे को पैसा दे दे। अब ड्रॉअर अगर उसको मिला, ये नोटिस मिला उसको, अब ड्रॉअर 15 दिन के अंदर अंदर मेरे को पेमेंट नहीं दे पाया, तब सेक्शन 138 लगा दूंगा। यानी बैंक मेरे को बताएगा कि चेक डिसऑनर हो गया, मैं लिख कर 30 दिन के अंदर अंदर दूंगा किसको, मिस्टर एक्स को, कि चेक डिसऑनर हो गया, पैसा दे दे मेरे को। मिस्टर एक्स के पास 15 दिन है मेरे नोटिस जाने के बाद, वो 15 दिन में पैसा दे दिया तो ठीक है, तब उस पर सेक्शन 138 नहीं लगेगा, बट नहीं दिया, खत्म कहानी, सेक्शन 138। अब यहाँ पे आता है सेक्शन रिबर्टेबल प्रिजम्पशन का। ये क्या बोलता है, मान लो मेरे को चेक मिला है, तो मैं चेक जैसे बैंक लेकर जाऊंगा तो बैंक ये मानेगा कि ये चेक मैंने गुड फेथ में लिए हैं, गुड फेथ में एक्वायर किया है, यानी सही तरीके से ये चेक मिला, किसी के कनपट्टी पे गोली रख के मैंने चेक नहीं लिया है, समझो ऐसे। मतलब मेरे को चेक मिला है क्योंकि मैंने किसी को कर्जा दिया था, वो अपना कर्जा चुकाना चाहता है, तो डेब्ट के डिस्चार्ज के लिए मेरे को चेक मिला है, एंड मैंने किसी को जोर ज़बरदस्ती किसी से चेक नहीं लिया, ठीक है। फिर एक सेक्शन 140 आता है। अब सेक्शन 140 आता है, ये क्या है भाई, कुछ लोगों ने क्या किया, जब चेक डिसऑनर होता था और कोर्ट में केस जाता था, वो कोर्ट में जाके क्या बोलते थे कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं था, ओ शिट 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 शिट, मेरे को तो पता ही नहीं था कि मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है, जज साहब मेरे को माफ़ कर दीजिए, अब से नहीं होगा, मेरे को पता ही नहीं था। तो कोर्ट सेक्शन 148 लॉ ने बनाया एंड बोला कि भाई देख, तू ये नहीं बोल सकता कि तेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है, हम लोग मानेंगे कि तेरे को पता है कि तेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो इस सिचुएशन में तू बच नहीं सकता कि हमको पता ही नहीं था। अब आता है हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में है, थोड़ा सा ये लिटिल बिट बोरिंग लग सकता है क्योंकि भाई इसमें उतने मटेरियल है नहीं, बट क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार रीडिंग मार लेना क्लास ख़त्म होते ही, बस करना क्या है, रीडिंग मारना है, बस इतना ही बोल रहा हूँ। प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है भाई, अब इंस्ट्रूमेंट मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि मेरे को उस पर पेमेंट मिल जाए। सबसे पहला सेक्शन 61 बोलता है अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल है आफ्टर साइड, तो वो प्रेजेंट होगा ड्रॉई को रीजनेबल टाइम में। यानी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बनाए कि भाई आफ्टर साइड यानी देखूंगा और मेरे को पैसा देगा, तो भाई मेरे को रीजनेबल टाइम में वो प्रेजेंट करना होगा। ये नहीं किसी के रात में घर में जाकर मैं खटखटा रहा हूँ रात के 2 बजे कि भाई खोल बिल ऑफ एक्सचेंज लाया हूँ आफ्टर साइड, मेरे को पैसा चाहिए, ये नहीं कर सकता मैं। अगर ड्रॉई मिल जाता है तो एक्सेप्ट होगा, वैलिड होगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं बोलूँगा चेक डिसऑनर, सिंपल लॉजिक है। सेक्शन 62 बोलता है अगर एक प्रॉमिसरी नोट पेबल है सर्टन पीरियड आफ्टर साइड, तो वो प्रेजेंट होगा मेकर को आफ्टर साइड एक रीजनेबल टाइम में। सेम वही वाला बात बोल रहा है कि भाई अगर आफ्टर साइड है तो रीजनेबल टाइम के अंदर जो है प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सेक्शन 63 आते हैं। सेक्शन 63 क्या बोलता है, बीओई के केस में ड्रॉअर जो है 48 आवर का टाइम देगा ड्रॉई को कि भाई कंसिडर कर कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं बिल ऑफ एक्सचेंज, बस सिंपल सा लॉजिक है। सेक्शन 64 बोलता है कि प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक वो प्रेजेंट होना चाहिए पेमेंट के द्वारा, या तो खुद जिसको मिला है वो प्रेजेंट कर दे या उसके बिहाफ पे कोई पर्सन जाकर प्रेजेंट कर दे जिसको उस पर्सन ने ऑथराइज किया है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। फिर और उसमें भी कोई अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो भैया होल्डर
सीधा अगर मान लो प्रेजेंटमेंट में, अरे देखो यहाँ ध्यान से समझो, प्रेजेंटमेंट में डिफ़ॉल्ट हुआ यानी जिसको मैंने प्रेजेंट करने बोला वो गधे ने प्रेजेंट ही नहीं किया अच्छे से, तो भाई उस सिचुएशन में दूसरा पार्टी लायबल नहीं होगा, क्योंकि भाई प्रेजेंटमेंट ठीक से होना था, वो हुआ नहीं तो मैं पैसे क्यों दूंगा, सिंपल लॉजिक है। फिर आते हैं आवर्स फॉर प्रेजेंटमेंट। कब प्रेजेंटमेंट का आवर होना चाहिए, तो भाई यूजुअल बिजनेस आवर होना चाहिए, रिजनेबल टाइम होना चाहिए। कभी भी रात में जाकर भाई प्रेजेंटमेंट नहीं करने लगना, ऐसा सिंपल वो बोलना चाह रहा है। फिर पेमेंट पेबल आफ्टर साइड, ठीक है, कोई अगर बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट वो प्रेजेंट होना है मैच्योरिटी डेट पे, तो वो मैच्योरिटी डेट पे ही प्रेजेंट होगा और उस दिन उसको पेमेंट मिल जाना है। फिर अगर एक प्रॉमिसरी नोट पेबल है इंस्टॉलमेंट में, तो वो प्रेजेंट होगा 3 दिन बाद आफ्टर ड्यू डेट, और अगर पेड नहीं होता है तो डिसऑनर माने जाते हैं। यानी कोई प्रॉमिसरी नोट है, सपोज करो उसका इंस्टॉलमेंट पे पैसा होना है, तो जिस दिन ड्यू आया उस दिन प्रेजेंट करने मत चल जाना, 3 दिन का टाइम दे दो भाई, उसको भी इंसान है वो। एंड 3 दिन तक अगर पेमेंट नहीं हुआ, 3 दिन के बाद नहीं हुआ, तो भैया सीधा बोलो कि तूने डिसऑनर कर दिया। फिर एक बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट अगर पेबल है स्पेसिफाइड प्लेस पे, तो प्रेजेंटमेंट वो स्पेसिफाइड प्लेस पे ही होना चाहिए। और अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल है एट स्पेसिफाइड प्लेस पे, तो पेमेंट स्पेसिफाइड प्लेस पे ही होगा। समझ रहे हो ना भाई, छोटा छोटा 2-2 पॉइंट का, मॉड्यूल में भी 2-2 पॉइंट के रीडिंग मार लेना बस। उसके बाद अगर कोई प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो प्रेजेंटमेंट कहाँ होगा, तब भैया देखो जहाँ उसका बिजनेस होगा वहाँ प्रेजेंट कर देंगे, नहीं तो उसके घर पे जाके प्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद आता है, मान लो एक मेकर ड्रॉअर जो है प्रॉमिसरी नोट का या बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और कोई फिक्स रेसिडेंट नहीं है, तो प्रेजेंटमेंट कब होगा भाई, प्रेजेंटमेंट होगा जैसे ही वो दिख जाएगा, यानी जहाँ दिख जाएगा पॉकेट से निकालना, भाई बिल ऑफ एक्सचेंज है भाई पैसा दे दे, प्रेजेंटमेंट हो गया। उसके बाद आता है, अगर एक चेक जो है प्रेजेंट होगा बैंक को बिफोर रिलेशन ऑफ ड्रॉअर एंड बैंक एंड्स, यानी कि मैंने एसबीआई का चेक किसी को दिया, तो भाई चेक प्रेजेंट एसबीआई में करना होगा पहले, जब तक कि मेरा और एसबीआई का रिलेशन है। मैंने एसबीआई से बोरिया बिस्तर बांध कर बैंक अकाउंट सब बंद करवा दिया, तो भाई क्यों ही तब एसबीआई पैसा देगा जब मेरा अकाउंट ही नहीं है। उसके बाद ए चेक मस्ट बी इन ऑर्डर टू चार्ज एनी पर्सन एक्सेप्ट द ड्रॉअर बी प्रेजेंटेड विद इन अ रिजनेबल टाइम आफ्टर डिलीवरी, यानी कि भाई रिजनेबल टाइम पे चेक प्रेजेंट होना चाहिए, इन सिंपल है। उसके बाद समझो, एक इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड शैल बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन रिजनेबल टाइम। एक ही बात को भाई वो लोग 10 बार घुमाएंगे, सिंपल सा तुम छोटे छोटे 2-2 पॉइंट पे ख़त्म करो। प्रेजेंटमेंट कैन बी मेड टू एन एजेंट एलआर, मान लो सामने वाला आदमी मर गया तो भाई एलआर को प्रेजेंट कर दो, उसके एजेंट को प्रेजेंट कर दो, भाई किसी को भी प्रेजेंट कर दो, भाई प्रेजेंट करो खाली। वेयर द प्रेजेंटमेंट इज नॉट मेड ड्यू टू अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस सच प्रेजेंटमेंट डिले कैन बी एक्सक्यूज। मान लो प्रेजेंटमेंट करना था, कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, मैं प्रेजेंट ही नहीं कर पाया, तो वो मैं कोर्ट में जाकर बोल सकता हूँ कि भाई मेरी गलती नहीं थी, अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस थे, तो इसलिए मैं नहीं कर पाया। वेन प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी, अब देखो कभी कभी प्रेजेंटमेंट करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, अरे यार बार बार प्रेजेंटमेंट करने से पहले ही चेक या इंस्ट्रूमेंट माना जाता है डिसऑनर। कब कब, पहला ड्रॉई इंटेंशनली प्रिवेंट द प्रेजेंटमेंट, यानी कि ड्रॉई जानबूझ के कुछ ऐसा कर रहा है ताकि मैं प्रेजेंट ही ना कर पाऊँ, तो भाई उस सिचुएशन में प्रेजेंट करने का ज़रूरत ही नहीं है, सीधा डिसऑनर मान लिया जाएगा इंस्ट्रूमेंट। वेयर प्रेजेंटमेंट टू बी डन एट बिजनेस प्लेस एंड ही क्लोजेज द बिजनेस, मान लो वो बोला कि भाई प्रेजेंटमेंट होना चाहिए तो बस बिजनेस प्लेस पे होना चाहिए, और मैं जब बिजनेस प्लेस गया तो पता चलता है भाई उसने बोरिया बिस्तर बांधा और वो निकल चुका है, बिजनेस प्लेस बंद हो चुका है, तो डिसऑनर माना जाएगा। इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग पेबल एट अदर सच प्लेस एंड नो वन प्रेजेंट, मान लो कोई मेरे को प्लेस बताया कि यहाँ पर तू प्रेजेंटमेंट करना, वहाँ मैं गया, वहाँ कोई है ही नहीं, मतलब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, गलत सलत प्लेस बताया, वो प्लेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं मानूंगा चेक प्रेजेंट इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया। जब कोई एक प्रेजेंटमेंट होना है किसी एक पर्सन को और वो मिल ही नहीं रहा है, भाई प्रेजेंटमेंट होना था किसी को, वो ऑलरेडी बढ़िया बिस्तर बांध के ऑस्ट्रेलिया चला गया, मैं खोज रहा हूँ भाई, फिरता रहूँ दर बदर, लेकिन मेरे को वो मिला ही नहीं। उसके बाद लास्ट जो आता है, आई थिंक सो लास्ट ही होगा, हाँ चलो, अगर पेमेंट इज नॉट मेड ड्यू टू डिसऑनर है, बैंकर का उस हाथ से को समझा देता हूँ, तुम लोग रीडिंग मार लेना। देखो मान लो बैंक को बताना पड़ता है, जैसे डिसऑनर हुआ, एसबीआई ने मेरे को बताया कि तुम जो मिस्टर एक्स का चेक लाए थे वो डिसऑनर हो गया, अगर ये बैंक मेरे को नहीं बताता है टाइम पे, तो
और मेरे को कोई लॉस होता है तो भाई बैंक कंपनसेट करेगा। मतलब बैंक की गलती होगी, काहे मेरे को नहीं बताया तूने, बस सिंपल बात है। और लास्ट आता है रूल फॉर कंपनसेशन सेक्शन 117। ये आ सकता है एग्जामिनेशन में, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक में मेरा ये है। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखो चैनल पे भाई, बहुत कुछ चैनल पे अपलोड हो रहा है एंड ऑलरेडी हो भी गया है। तो देखो कंपनसेशन पेबल होगा कुछ भी अगर डिसऑनर होगा तो। अब वो क्या क्या होगा देखो, सबसे पहला जो अमाउंट ड्यू है वो तो होगा ही, उसके साथ जो भी खर्चा हुआ, प्रेजेंटमेंट के लिए खर्चा हुआ, केस करने के लिए खर्चा हुआ, प्रोटेस्टिंग, सारे चार्जेस मैं क्लेम कर लूँगा। जो भी खर्चा हुआ भाई, मेरे को लॉस नहीं होना चाहिए बस। उसके बाद मान लो कोई पार्टी दो डिफरेंट कंट्री में है, तो डिफरेंट कंट्री के बीच में कुछ एक्सचेंज रेट चलता है, तो जो करंट एक्सचेंज रेट होगा उस पर मेरे को इंटाइटल होगा सम रिसीव होने का। ठीक है, फिर जो इंट्रॉसर है यानी जिसने डिसऑनर कर दिया, वो 18% इंटरेस्ट भी देगा जिस दिन पेमेंट हो जाना था और चेक डिसऑनर हो गया, या कोई भी अमाउंट डिसऑनर हुआ जिस दिन डिसऑनर हुआ और जब उसने पेमेंट किया उसके बीच के पीरियड के लिए वो 18% मेरे को इंटरेस्ट भी देगा। एंड लास्ट मान लो एक पार्टी का इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया। सपोज करो मेरे को जो इंस्ट्रूमेंट मिला था वो डिसऑनर हो गया, मैंने एक नया इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया, ठीक है, कंपनसेशन वगैरह सब कुछ क्लेम करके, ड्यू, नोटिंग चार्जेस वो सब क्लेम करके मैंने एक और बिल बनाया। अब वो भी डिसऑनर अगर कर देता है तो भैया सामने वाला आदमी है निर्लज, एंड तब उस पर भैया करो केस और उसको भेजो जेल। और इसी तरह हो गया तुम्हारा नेगो कंप्लीट, मैराथन 1 कंप्लीट, AKG मतलब क्या, आयुष कुमार घोष भाई मेरा नाम है। तो ये नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। चैनल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं 6:30 बजे बाद, 6:30 बजे। इसी वीडियो के बाद आने वाला है कंपनीज एक्ट एंड LLP। बड़े ही मस्त नोट बनाए मैंने, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स इस तरह हैंड रिटन वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाला हुआ है, फाइल में जाकर चेक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।